सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के क्लास 12 की इकोनॉमिक्स जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों का मॉडल सेट निकाला गया है, तीन मॉडल सेट निकाला गया है। तो इकोनॉमिक्स के जो मॉडल सेट नंबर 1 है, मॉडल सेट नंबर 1 के जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी विषयनिष्ठ प्रश्न है, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर विषय है अर्थशास्त्र, विषयनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों को एक एक आसानी से समझेंगे और साथ में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए एक एक प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 5 प्रश्नों को उत्तर देने का कहा गया है और एक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेगा, इसलिए 5 × 10 अंक। अब एक एक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि अब पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है। तो देखिए व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, तो देखिए छोटे छोटे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, यानी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में 2 तरह के अर्थशास्त्र होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े बड़े आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी इसका उत्तर आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, जैसे इस तरह के ग्राफ से हम समझ सकते हैं। जैसे इस तरह का ग्राफ होता है यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह का ग्राफ होता है। तो देखिए यहाँ पर इस वस्तु की इकाई को घट रहे हैं तो इस वस्तु की इकाई बढ़ रही है। तो एक वस्तु की इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई को हमें त्यागना पड़ता है, या विनिमय करना पड़ता है, उसको कहा जाता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई दूसरे वस्तु की इकाई से विनिमय स्पष्ट करती है, उसको क्या कहा जाता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये वह सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब देखेंगे अवसर लागत। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। तो अवसर लागत किसको कहेंगे कि किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से। जैसे बहुत सारे वस्तु है और उस वस्तु के बहुत सारे मूल्य है, तो उस मूल्य को मतलब यहाँ पर चुनेंगे जिससे कि अधिक से अधिकतम संतुष्टि मिले। यानी सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है, तो उसको क्या कहते हैं, अवसर लागत। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि FAD या खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका प्रतिपादन किया अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने। किसने किया, अमर्त्य सेन ने। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है कि उपभोग वस्तु किसे कहते हैं, या उपभोग वस्तु को परिभाषित करें। तो उपभोग वस्तु किसको कहेंगे, जो वस्तु हमारे दैनिक उपयोग के लिए हमें आवश्यकता को मतलब हमारे आवश्यकता को पूरा करती है, तो उसको क्या कहेंगे, उपभोग वस्तु। तो उपभोग वस्तु क्या है, ऐसे वस्तु है जिसमें व्यक्तिगत यानी अकेला या सामूहिक यानी बहुत सारी आवश्यकता को संतुष्टि के लिए उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उपभोग वस्तु। उपभोग वस्तु कहते हैं। तो देखिए अब प्रश्न था 5 प्रश्न को उत्तर देने के लिए, लेकिन 7 प्रश्न दिया गया है, तो 7 प्रश्न का हल करवा देते हैं। आप लोगों को जो वाला आसान होगा वो वाला आप लोग परीक्षा में लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि हस्तांतरण भुगतान क्या है। तो हस्तांतरण भुगतान धन से संबंधित है। धन से संबंधित है। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय नहीं होता है, केवल धन का हस्तांतरण होता है, उसको कहा जाता है हस्तांतरण भुगतान। तो ऐसे भुगतान जिसमें किसी उत्पाद या सेवा के बदले में धन का हस्तांतरण को संदर्भित करता है, उसे क्या कहा जाता है, हस्तांतरण भुगतान। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसको कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, MPC भी कहा जाता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। या अगर यहाँ पर आय में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर उपभोग में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि अर्थात यहाँ पर सूत्र में भी दिखा दिए कि MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है बराबर ΔC बटा ΔY। तो यहाँ पर ΔC क्या है, उपभोग में परिवर्तन, और ΔI क्या है, आय में परिवर्तन। तो ये हो गया 7 तक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब अगला देखते हैं। अगला जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको एक प्रश्न में 3 अंक मिलेगा और 5 प्रश्नों को देने के कहा गया, इसलिए 15 अंक मिलेगा इसमें। तो किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर दे। इसमें भी बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन इसमें सभी प्रश्नों को उत्तर करवा देंगे, लेकिन पूछा गया 5 प्रश्नों का उत्तर ही। आप लोगों को जो वाला आसान होगा वो वाला दे दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर की गिफिन विरोधाभास क्या है। यहाँ पर विरोधाभास होता है। देखिए एक चीज़ होता है जैसे कि आप लोग मांग का नियम जानते हैं। मांग का नियम क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है,
और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, तो ये होता है। लेकिन गिफिन वस्तु में उल्टा होता है, जब यहाँ पर प्राइस घटता है तो डिमांड भी घटता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है विरोधाभास। तो गिफिन विरोधाभास क्या है, गिफिन वस्तु के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। घटिया वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता उनकी मांग घटा देता है। देखिए यहाँ पर कीमत में कमी हो रहा है तो मांग में भी कमी हो रहा है अथवा कम कर देता है, तो ये है गिफिन विरोधाभास। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि कॉफ़ी के मूल्य में कमी का चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए दो चीज़ है, एक कॉफ़ी है, यहाँ पर एक कॉफ़ी है और यहाँ पर चाय है। तो यहाँ पर कॉफ़ी के मूल्य में, कॉफ़ी की प्राइस में घट रहा है, तो बोल रहा है कि चाय की मांग क्या होगी, यानी डिमांड क्या होगी। तो जब कॉफ़ी की प्राइस घटेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो जब लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे तो चाय पीना छोड़ देंगे, यानी चाय की मांग क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो इसको परिभाषा में देख लेते हैं कि कॉफ़ी तथा चाय एक दूसरे की क्या है, स्थापन्य वस्तु, यानी एक कॉफ़ी के बदले चाय, यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। अतः कॉफ़ी का मूल्य में कमी होने से लोग चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, इसलिए कॉफ़ी के मूल्य में कमी से चाय की मांग घट जाएगी, ठीक है। ये था। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक तालिका दिया गया है और इस तालिका को जैसे यहाँ पर जूम करते हैं, इसको तालिका दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दिया गया उत्पादन की इकाई, यहाँ पर कुल लागत जिसको कहा जाता है टोटल कॉस्ट, जिसे टीसी से दिखाया गया, औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट एससी, और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट एमसी। तो यहाँ पर एससी और एमसी को यहाँ पर निकालने गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाए हैं इसको। यहाँ पर देखिए उत्पादन इकाई और कुल लागत तो प्रश्न में भी दिया गया है, यहाँ पर एससी और एमसी निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक एक सभी को निकालते हैं। जैसे भी यहाँ पर औसत लागत क्या होता है, कुल लागत डिवाइड उत्पादन इकाई, यानी 20/1 बराबर 20 होगा। यहाँ पर 38/2, तो 38/2 यानी 19 होगा। यहाँ पर 50/3, तो 50/3 16.66 होगा। यहाँ पर 60/4 यानी 60/4 यानी 15 होगा। यहाँ पर 72/5 यानी 14.4 होगा। यहाँ पर 85/6 यानी 14.16 होगा, ठीक है। ये तो होगा सीमांत लागत। यहाँ पर हो गया ये औसत लागत। अब सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट एमसी कहेंगे। तो एमसी क्या है कि जो पहले दिया गया तो 20 की यहाँ पर सीमांत लागत 20 ही होगा। अब अगला इकाई क्या होगा कि यहाँ पर अंतिम इकाई माइनस पहले इकाई, यानी 38 - 20, तो 38 - 20 यहाँ पर 18 होगा। यहाँ पर 50 - 38, तो 50 - 38 यहाँ पर 12 होगा। यहाँ पर 60 - 50, तो 60 - 50 यहाँ पर 10 होगा। अब अगला है यहाँ पर है 72 - 60, 72 - 60 यानी 12 होगा। यहाँ पर 85 - 72, तो यहाँ पर 13 होगा, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, तो ये भी निकल गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है कि सीमांत बचत की प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति में क्या संबंध है। तो देखिए सीमांत बचत की प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति का योग कितना होता है, 1 होता है। अर्थात सीमांत बचत की प्रवृत्ति को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी एमपीसी, प्लस सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी, और दोनों का योगफल कितना आता है 1, यानी एमपीसी एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 1, ठीक है। ये हुआ। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न है कि अपस्फीतिक अंतराल क्या है। तो अपस्फीतिक अंतराल किसको कहेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी कुल मांग की आवश्यकता पड़ती है, यदि कुल मांग उससे अधिक हो तो उनके अंतर को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है, ठीक है। ये है स्फीतिक अंतराल। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा पूर्ति क्या है, इनके विभिन्न घटकों का उल्लेख करें। तो देखिए मुद्रा पूर्ति क्या है, मुद्रा पूर्ति को मुद्रा आपूर्ति भी कह सकते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिमय के साधन के लिए जो भी मुद्रा प्रयोग में लाई जाती है उसका सकल आकरण ही मुद्रा की आपूर्ति है, ठीक है। मतलब विनिमय के माध्यम मतलब एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु, जैसे हम लोग दुकानदार से वस्तु खरीदते हैं और उसके बदले में हम लोग उसको रुपया देते हैं यानी मुद्रा देते हैं, तो उसका सकल आकलन को ही क्या कहा जाता है, मुद्रा की आपूर्ति। इसके बहुत सारे संगठक है जैसे M1, M2, M3, M4, M0 यानी M0, ठीक है। तब देखते हैं कि मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न घटक, जो कि प्रश्न में भी पूछा गया है कि इसके घटकों को लिखे, तो सभी घटकों को एक एक देखेंगे। जैसे कि M1 है, तो M1 क्या है, M1 उसको कहेंगे कि जनता के पास जितना भी करेंसी और सिक्के है प्लस
बैंकों में जितना मौजूद मांग जमाएं है और आरबीआई के पास अन्य जमाएं है, सभी को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे, वन। ठीक है, M1। देखिए 3 चीज़ जुड़ रहा है, जनता के पास मौजूद करेंसी और सिक्के, बैंक में मौजूद मांग जमाएं और आरबीआई के पास जितना जमाएं। ठीक है, ये हुआ M1। अब देखेंगे M2 क्या है, M2 में M1 के साथ अगर पोस्ट ऑफिस में जितना बचत जमा है उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर M2 निकल जाएगा। अब M3 ये है कि M1 के साथ बैंक के सावधि जमाएं यानी रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को अगर जोड़ देंगे तो M3 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर M4 है, M4 इसको कहेंगे, M4 में M3 के साथ अगर पोस्ट ऑफिस की सावधि जमाई को जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे M4। ठीक है, ये हो गया M4। अब है यहाँ पर M0 क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार प्लस आरबीआई के पास अधिशेष मुद्रा प्लस जनता के पास नगद राशि प्लस बैंकों के पास नगद राशि। ठीक है, ये हो गया M0। तो इसके विभिन्न संगठक भी हो गया। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में देता है कि सबसे तरल मुद्रा क्या है, तो सबसे तरल मुद्रा M1 होता है। ठीक है, M1 सबसे तरल मुद्रा होती है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, प्रत्यक्ष कर जिस वस्तु पर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर इसमें हस्तांतरण हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि दुकानदार पर लगा रहे हैं। ठीक है, दुकानदार पर टैक्स लगा रहे, कर लगा रहे, तो दुकानदार क्या करेगा, इसको जो उसके जो खरीदार होगा, खरीदार में जो वस्तु का खरीदार करेगा तो उस वस्तु पर टैक्स लगाया जाए तो टैक्स कौन देगा, वस्तु की दुकानदार की खरीदार। यानी ये क्या हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है दुकानदार से खरीदार की ओर। ठीक है, क्रेता की ओर हस्तांतरण हो जा रहा है तो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर जिसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, ये वे कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वह व्यक्ति ही उन करों का भुगतान करता है, इन करों के किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता। अप्रत्यक्ष कर क्या है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर ठीक से यहाँ पर देखते हैं इसको क्या है। अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति को चुकाना पड़ता है वो दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए हस्तांतरण होता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष कर क्या है, ये कर प्रगतिशील होते हैं और आय में वृद्धि के साथ इनमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष कर को उदाहरण देगा आय कर, निगम कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या है, ये कर प्रगतिशील नहीं होते हैं और सभी आय वर्ग के लोगों को समान रूप से वहन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर GST ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यहाँ पर अब प्रत्यक्ष कर में क्या है, ये अनिवार्य भुगतान होते हैं, इनमें इनसे बचा नहीं जा सकता। अप्रत्यक्ष कर अगर वस्तु की खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं खरीदेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर यदि व्यक्ति उन वस्तु को ना खरीदे जिन पर कर लगाया गया है तो वो अप्रत्यक्ष कर से बच सकता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना तक ही करते हैं और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उसका तुरंत बाद उसका वीडियो अपलोड कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, करीब 12 से 13 मिनट बन गया है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।